हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधे राधे। हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों नेपोलियन बोनापार्ट। हम नेपोलियन बोनापार्ट की चर्चा हम पहले भी कर रहे थे, पिछले वीडियो में भी आपने देखा था। नेपोलियन बोनापार्ट के हमने 4 युद्ध सैनिक अभियानों की बात की थी और आज हम जो है नेपोलियन बोनापार्ट के ये 4 सैनिक अभियान जो थे उनके आगे का इतिहास हम देखने जा रहे हैं। और बच्चों सबका ध्यान बोर्ड पे रहेगा। ये फ्रांस है यहाँ पे, और फ्रांस के बाद यहाँ ये स्पेन है। स्पेन के पास में यहाँ पुर्तगाल है और ये जो है भूमध्य सागर है यहाँ पे। यहाँ ये भूमध्य सागर के नीचे की ओर अगर देखा जाए तो यहाँ अफ्रीका है। अफ्रीका के इधर हम देखेंगे इसकी यूनाइटेड किंगडम है यहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम जिसको ब्रिटेन भी कहा जाता है। यहाँ अगर हमें फ्रांस से ब्रिटेन जाना होता है तो इंग्लिश चैनल को पार करके जाना होता है। हमें जो है फ्रांस से इंग्लैंड जाने के लिए हमें इंग्लिश चैनल को पार करके जाना होता है। यहाँ ये फ्रांस के बाद अब हम यहाँ देख रहे हैं स्विट्ज़रलैंड है यहाँ पे। इस जगह स्विट्ज़रलैंड से थोड़ा सा आगे ऊपर इधर फ्रांस के ऊपर बेल्जियम है, ऊपर इधर बेल्जियम के पास यहाँ जर्मनी है जिसको प्राचीन काल में प्रशा भी कहा जाता था। ये उस जमाने का दौर था जब यहाँ प्रशा था। यहाँ ये इटली है और इटली में PMT है यहाँ पे। पी से परमा, मोडना, टस्कनी, लोम्बार्डी है, वेनेशिया है, सार्डिनिया है, पिटमॉन्ड है, सिसिली है, नेपल्स है। इन जगहों पर इटली का एकीकरण पहले हमने पढ़ा था। यहाँ पे ये ऑस्ट्रिया है जिसको हंगरी भी कहा जाता है। विश्व के इतिहास में हम नेपोलियन बोनापार्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ रूसिया है यहाँ पे। और बच्चों नेपोलियन बोनापार्ट के 4 युद्धों की चर्चा हमने जो की है उसके आगे की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं बच्चों। यहाँ देखिए ये जो 4 युद्ध हैं वो सबसे पहला 1805 ईस्वी में होता है, दूसरा 1805 में होता है, तीसरा 1806 में होता है और चौथा 1807 में होता है। यहाँ पहला युद्ध कौन सा है, यहाँ पे दूसरा युद्ध कौन सा है, यहाँ पे तीसरा युद्ध कौन सा है, यहाँ पे चौथा युद्ध कौन सा है। हम यहाँ नेपोलियन बोनापार्ट के सैनिक अभियानों की चर्चा कर रहे हैं बच्चों। का युद्ध कहलाता है पहला नंबर, और ट्राफलंगर के बाद 1805 में ऑस्टरलीज का युद्ध कहलाएगा। 1805, 1806 और 1807 नेपोलियन बोनापार्ट के इतिहास की जो कहानी है जो शुरू हुई थी 1805 ईस्वी के अंदर ऑस्टरलीज का युद्ध कहलाता है। ऑस्टरलीज का युद्ध कहते हैं इसको। ये ऑस्ट्रिया के साथ नेपोलियन बोनापार्ट ने हासिल किया था। और ओवरस्टेट का युद्ध है जर्मनी के साथ। और 1807 में यहाँ रूस में फिनलैंड का युद्ध माना जाता है जहाँ पर टिलसिट की संधि हुई थी। ये पहले हमने इन 4 युद्धों की चर्चा की थी। इन 4 युद्धों के बाद नेपोलियन बोनापार्ट के आगे के सैनिक युद्धों की हम चर्चा करेंगे। आगे के सैनिक युद्धों में कुछ इस प्रकार रहती है कहानी। यहाँ पे कहानी का कुछ मोड़, एक नया टर्न बिंदु आएगा बच्चों, और वो क्या बिंदु रहेगा यहाँ आप देखिए कि नेपोलियन बोनापार्ट का जो आप ये सिचुएशन देख रहे हो इस मैप में, यहाँ ऑस्ट्रिया में यहाँ 5वें नंबर पर एक युद्ध होता है। और ये कौन सा युद्ध कहलाता है, बेग्राम का युद्ध कहलाता है। बेग्राम के युद्ध में प्रतिद्वंदी होते हैं, एक तरफ फ्रांस है तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया है। या फ्रांस का कौन है, फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट है यहाँ पे। ये 1809 ईस्वी में होता है। इसको बेग्राम का युद्ध कहा जाता है। एक तरफ फ्रांस है और दूसरी तरफ कौन है बच्चों, ऑस्ट्रिया है। नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ शख्स जीत जाता है। यहाँ पे हमेशा से ही नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो जीता वही है जो सिकंदर होता है। यहाँ ये 5 नंबर पे नेपोलियन बोनापार्ट ने बेग्राम का युद्ध किया था। अब हम देखेंगे रसिया में जो है 4 के बाद आगे के 4 को हम एक एक से तुलना करें तो जो 5वां नंबर है वो पहला नंबर यहाँ, फिर दूसरे नंबर पे
रसिया के अंदर इसका मॉस्को अभियान हुआ था। ये मॉस्को अभियान क्या होता है, इसकी कहानी किस तरह से रहती है, मॉस्को अभियान की कहानी का हम यहाँ वर्णन कर रहे हैं। वो कहानी कुछ इस तरह से रहती है बच्चों कि यहाँ मॉस्को में 6 लाख सैनिक लेकर गया था नेपोलियन बोनापार्ट, और इधर रूस का जो सम्राट अलेक्जेंडर प्रथम होता है वो उसने ये आदेश फरमान जारी कर दिया था, उसने ये आदेश जारी कर दिया था कि सेना जो है, उसने ये आदेश जारी कर दिया था बच्चों कि हमारी सेना पीछे पीछे रहेगी, और नेपोलियन बोनापार्ट की जो 6 लाख सेना वो आगे 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 बढ़ रही थी, और इधर उनकी जो रूस की सेना जो थी वो पीछे पीछे जा रही थी। खाद्य सामग्री का अभाव हो गया था, बर्फबारी जो हो रही थी। ऐसे में नेपोलियन बोनापार्ट ने हौसला नहीं खोया था, उसने जज्बात नहीं खोए थे, उसमें इतना जोश था, इतनी हिम्मत थी, इतना बड़ा रास्ता उसने पार किया था। ये हकीकत है बच्चों। और नेपोलियन बोनापार्ट जो था उसने इतनी हिम्मत के साथ वो हार गया, लेकिन हार जाने के बाद भी उसकी जीत हुई थी। हार कर ही जीतने वाला सिकंदर कहलाता है। ये कौन है? ये नेपोलियन बोनापार्ट है बच्चों। यहाँ नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था, लेकिन इतना लंबा जो सफ़र इसने तय किया था वो इतिहास में आज भी इस सफ़र को याद रखा जाता है। इसका सजीव वर्णन किया था टॉलस्टॉय ने, अपनी पुस्तक वार एंड पीस पुस्तक लिखी थी टॉलस्टॉय ने, और टॉलस्टॉय ने उसने मॉस्को अभियान का जो वर्णन किया है वो इतना सजीव वर्णन है बच्चों कि वो जब आप उस वर्णन को पढ़ोगे तो वास्तव में ऐसा लगेगा कि इतिहास जो है वो अपने आप में एक अनुपम उदाहरण है। एक इतिहास जो है वो परिवर्तन का इतिहास कहलाता है। यहाँ नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी का हम देख रहे हैं बच्चों। हमने बेग्राम के युद्ध को देखा है, यहाँ पे हमने मॉस्को के युद्ध को देखा है। यहाँ पे 1812 ईस्वी के अंदर हुआ था। कुछ कारणों की वजह से ये युद्ध हुआ था। यहाँ पे जोसेफिन और मैरी लुइसा को लेकर भी इसका एक कारण माना जाता है मॉस्को अभियान के पीछे का। मॉस्को अभियान में जोसेफिन जो थी वो नेपोलियन बोनापार्ट की पहली पत्नी थी, और दूसरे नंबर की जो होती है मैरी लुइसा जो थी पहली पत्नी ऑस्ट्रिया के राजकुमार की पुत्री थी। इसका एक कारण यह भी माना जाता है। अब हम इसके आगे की घटना का हम देखेंगे। इसको ऑस्ट्रिया वाला बेग्राम का हमने पहले नंबर किया है। वो 4 युद्धों को अगर छोड़ दिया जाए तो ये पहले पे है, और दूसरे नंबर पे मॉस्को अभियान आता है, और तीसरे नंबर पर अब हम जर्मनी के अंदर लैटजॉन का युद्ध होगा बच्चों, जिसको बुटजॉन का युद्ध भी कहते हैं। ये कौन सा युद्ध है? यहाँ पे तीसरे नंबर जर्मनी में ये लुटजॉन का युद्ध है, जिसको बुटजॉन भी कहा जाता है। ये 1813 ईस्वी में इस घटना घटित होती है। 1813 ईस्वी के अंदर कौन सा युद्ध हुआ था? बुटजॉन का युद्ध हुआ था। इसमें भी नेपोलियन बोनापार्ट हमेशा की तरह जीता ही है, हारा नहीं है। केवल मॉस्को अभियान में जरूर नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई थी। यहाँ आगे की हम चर्चा करें बच्चों तो हम यहाँ देखेंगे कि जर्मनी में ही एक जगह है जहाँ पर लिप्जिंग का युद्ध होता है। ये यहाँ कौन सा युद्ध हुआ है? लिप्जिंग का युद्ध हुआ है। ये लिप्जिंग पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, और यहाँ अब हम 4 नंबर पे बात करेंगे लिप्जिंग का युद्ध। हालांकि बच्चों ये लिप्जिंग का युद्ध जो है वो राष्ट्रों का युद्ध कहलाता है। लिप्जिंग का युद्ध, इसमें एक तरफ नेपोलियन बोनापार्ट होता है और दूसरी तरफ राष्ट्र होते हैं जिसमें रूस है, ऑस्ट्रिया है, स्वीडन है और पुर्तगाल है, जर्मनी है, प्रशा सब राष्ट्र एक तरफ, नेपोलियन बोनापार्ट एक तरफ। ये नेपोलियन बोनापार्ट है बच्चों, ये कोई और नहीं। ये फ्रांस की कहानी है। ये फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट है जिसने फ्रांस के इतिहास को बदल कर रख दिया था, जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया था। ये दुनिया बदलने वाला नेपोलियन बोनापार्ट है। नेपोलियन बोनापार्ट जब चारों तरफ से, जब सभी राष्ट्रों के, स्वीडन है, प्रशा है और पुर्तगाल है, सभी राष्ट्रों के लोगों ने मिलकर नेपोलियन को चारों तरफ से घेर लिया था, तब भी नेपोलियन नहीं हारा था। हालांकि हार गया था, लेकिन हारने में भी उसकी जीत थी क्योंकि नेपोलियन यहाँ अकेला था और बाकी सारे राष्ट्र एक तरफ थे। तो लिप्जिंग के युद्ध में नेपोलियन हार जाता है। इसको एक एल्बा द्वीप पर भेज दिया जाता है। वो कौन सा द्वीप है?
वो एल्बा द्वीप है बच्चों, जहाँ पर इसको भेज दिया जाता है। मैंने आपको पहले बताया था कि नेपोलियन बोनापार्ट के सैनिक अभियानों को हमने 2 भागों में बांटा था, 1804 से 1814 ईस्वी तक। ये नेपोलियन बोनापार्ट ने जो लिप्जिंग का युद्ध किया है, उसमें यहाँ एक संधि होती है जिसको फॉन्टेनब्लू की संधि कहते हैं, और फॉन्टेनब्लू की संधि 1814 ईस्वी में होती है, और इस संधि के आधार पर नेपोलियन बोनापार्ट को एल्बा द्वीप पर भेज दिया जाता है। अब नेपोलियन बोनापार्ट से सम्राट की उपाधि छीनी नहीं थी, सम्राट की उपाधि अभी भी उसके पास में थी। नेपोलियन बोनापार्ट के पास में अभी भी सम्राट की उपाधि थी। नेपोलियन बोनापार्ट अभी भी जो है एक राजा की तरह जिंदगी जी रहा था, और नेपोलियन बोनापार्ट वो फ्रांस का शेर कहलाता था। नेपोलियन बोनापार्ट जब फ्रांस में जनता के सामने आता था तो तालियों की गड़गड़ाहट होती थी। ये फॉन्टेनब्लू संधि के तहत उसको एल्बा द्वीप पर भेजा गया था। कौन सी जगह भेजा गया? एल्बा द्वीप पर भेज दिया गया था बच्चों। वहाँ अब उसके पास में 100 डेज का कार्यकाल रहता है नेपोलियन बोनापार्ट के पास। नेपोलियन बोनापार्ट के इतिहास को अगर हम उठाकर देखें बच्चों, तो इसका अंतिम युद्ध जो होता है वो फ्रांस के इतिहास में एक फेमस युद्ध माना जाता है, और वो 18 जून 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध कहलाता है। वो कौन सा युद्ध कहलाता है? वो वाटरलू का युद्ध कहलाता है, और ये 18 जून 1815 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध 1815 ईस्वी में इस बार भी सभी राष्ट्र एक तरफ होते हैं, और सभी राष्ट्र जो है स्वीडन है, आपके इटली है, इधर पुर्तगाल है, ऑस्ट्रिया है, प्रशा है, हंगरी है, और इधर नेपोलियन बोनापार्ट अकेला होता है। दोनों के बीच में एक वाटरलू का युद्ध होता है, और ये वाटरलू का युद्ध जो है वो अपने आप में फेमस होता है। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, और फ्रांस के इतिहास में जो वाटरलू का युद्ध है बच्चों, इस युद्ध में भी नेपोलियन हार जाता है, और हारने के बाद अब एक ऐसी व्यवस्था की जाती है जिसके तहत नेपोलियन बोनापार्ट को सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया जाता है, जो कि एक निर्जन द्वीप होता है। ये सेंट हेलेना द्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित होता है, जहाँ कोई नज़र नहीं आता है। वहीं नेपोलियन बोनापार्ट अपना जीवन के बचे हुए जो पहलू होते हैं, और वहीं पर रहकर वो एक जीवनी लिखता है, और उस जीवनी को कहते हैं, क्या कहते हैं उस जीवनी को? नेपोलियन लीजेंड कहा जाता है। ये सेंट हेलेना द्वीप है, और सेंट हेलेना द्वीप एकमात्र ऐसा द्वीप है, इस द्वीप पर कोई बंदा नहीं रहता है। यहीं पर नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी एक कहानी लिखी थी, और वो कौन सी कहानी होती है बच्चों? वो फ्रांस के इतिहास में नेपोलियन लीजेंड कहलाती है। नेपोलियन बोनापार्ट को दूसरा जस्टिन भी कहा जाता है। इसको नेपोलियन बोनापार्ट को लिटिल कॉर्पोरल भी कहते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप में एक महान हस्ती थी बच्चों, जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया था। जहाँ जहाँ नेपोलियन बोनापार्ट गया था, ये नेपोलियन बोनापार्ट ही था बच्चों। ये कहानियाँ आप जो देख रहे हो, ये जो 4 युद्धों की, ये हमने पहले देखे थे, और 4 युद्धों के बाद हमने जो है ट्राफलगर का युद्ध, ऑस्टरलीज का, ओवरस्टेड का और फिनलैंड का, इन चारों युद्धों के बाद जो यहाँ आगे का जो कहानी हमने, जो 4 युद्ध आगे की 4 युद्धों की हमने चर्चा की है, वो 4 युद्धों में यहाँ पहले नंबर का बेग्राम का युद्ध हमने पढ़ा था, और बेग्राम के बाद हमने यहाँ बेग्राम के बाद रूसिया में मास्को अभियान को हमने देखा। मास्को के बाद हमने यहाँ पर बच्चों, मास्को के बाद लुटजॉन और बुरजॉन का युद्ध देखा था नेपोलियन बोनापार्ट का। बोनापार्ट, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट जीता था बच्चों। उसके बाद में हमने यहाँ चर्चा की थी वाटरलू के युद्ध की, जो 18 जून 1815 ईस्वी में हुआ था, और इसमें भी नेपोलियन बोनापार्ट पराजित हो गया था। बाद में इसको सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया था। ये कहानी नेपोलियन बोनापार्ट की है बच्चों। नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी को पूरा अध्ययन करने के बाद बच्चों, अब हम जो है कल एक नया चैप्टर लेंगे, और वो रहेगा अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में जो कहानी रहती है वो कुछ और अलग हटकर रहती है, और ये इस पर अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव भी रहेगा। ये नेपोलियन बोनापार्ट का इतिहास और चैप्टर जो है बच्चों आज यहीं पर फिनिश होता है।
और हमने जो ये पढ़ा था, इसकी एक महाद्वीपीय व्यवस्था होती है जिसमें ये ब्रिटेन को कमज़ोर करना चाहता है। ब्रिटेन नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था का अर्थ यह होता है कि ब्रिटेन जो है वो कभी भी उत्थान नहीं कर सकता है। ब्रिटेन से सारे व्यापारिक और आर्थिक मामले जो है वो समाप्त कर लिए जाएंगे। सभी देश उसके कहने पर चलेंगे। ब्रिटेन में खाद्य सामग्री का अभाव हो जाएगा, ब्रिटेन में भूखमरी फैल जाएगी, ब्रिटेन में कुछ नहीं रहेगा। ये समुद्र के रास्ते नहीं जा सकता तो क्या हुआ, एक महाद्वीपीय व्यवस्था के माध्यम से ब्रिटेन को नस्ता नाबूद तो कर सकता है ना। तो यहाँ आज हमने चर्चा की है नेपोलियन बोनापार्ट की, और नेपोलियन बोनापार्ट का ये टॉपिक बच्चों मैं आज यहीं पर फिनिश कर रहा हूँ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रहेगा उस पर वो हम नेक्स्ट कक्षा के अंदर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सभी बच्चों को ओके, थैंक यू वेरी मच।